से होंगे वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। आज हमने स्टडी करना है ओzymandias यूनिट नंबर 13 है, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की इंग्लिश का। उसका थीम है जी तमाम अफराद जो है वो पानी है, यहाँ तक के ताकतवर तरीन जो बादशाह भी हैं, जो लाखों आम अफराद की लाशों पर अपनी सल्तनत बनाते हैं, मौत को शिकस्त नहीं दे सकते। वक्त कौमों, सल्तनतों और तहजीबों को तबाह करता है। इंसान को नेकी की जदोजहद करनी चाहिए, ना कि ताकत और शान शौकत की। ये इसका थीम है, सेंट्रल आइडिया है। अब पोएम को हम जो है वो सेंटेंस बाय सेंटेंस, इसकी जो आप ये कहते हैं वर्स बाय वर्स, लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करते हैं। पहले ट्रांसलेशन करेंगे, फिर साथ साथ कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कहता है कि आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस legs of stone stand in the desert near them on the sand, half sunk a shattered visage lies whose frown। तो कहता है कि मेरी मुलाकात एक कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से हुई जिसने कहा, पत्थर की दो वसी और इस टांगे सहरा में खड़ी हैं और इनके करीब रेत पर आधा डूबा हुआ एक बिखरा हुआ चेहरा था जिसके माथे पर बल थे और and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read। और झुर्रियों भरे होंठ और हकारत से हुक्म देते हुए बताते थे कि इसके मुजस्मा साज ने अच्छी तरह से वो जज्बात दिखाए थे, which yet survive stamped on these lifeless things, जो अभी तक बाकी थे इन बेजान चीजों पर सबत थे। The hand that mocked them and the heart that fed them, fed, और वो हाथ जो इनका मजाक उड़ाते थे और दिल जो जुल्म ढाता था। And on the pedestal these words appear, और पायदान पर ये अल्फाज कंदा थे, My name is Ozymandias, King of Kings, मेरा नाम ओzymandias है, शहंशाहों का शहंशाह। Look on my works, ye mighty, and despair, nothing beside remains, round and the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away। तो पायदान पर ये अल्फाज कंदा थे कि मेरा नाम ओzymandias है, बादशाहों का बादशाह। मेरे काम देखो, ये अजमत और मायूस हो जाओगे। ठीक है, इस सड़े हुए माहौल में कुछ बाकी नहीं बचा। इस जबरदस्त बर्बादी में जो लामहदूद है, दूर तक फैली हुई तन्हा और हमवार रेत। तो बेसिकली मतलब ये कि आप ये कह दें कि कदीम किसी पुरानी आप ये कह दें कि जमीन पर कहीं एक मुजस्मा पड़ा हुआ था, उस एक ट्रैवलर जो है उसका कोई दोस्त है वो बताता है कि जी वो इस किस्म का दर्द था, बेधड़ की टांगे थीं और डेजर्ट में सरा में था और सरा के करीब जो है वो आप ये कह दें कि एक इंसानी चेहरा आधा धसा हुआ है, तेवरी उस पे है, बल पड़े हुए और सुकड़े हुए होंठ हैं, अकारत से खुद गर्जाना अंदाज से वो हुक्म देता है। और मुजस्मा ये बताता है कि मुजस्मा साज ने बादशाह के जज्बात का खूब मुशाहिदा किया है और इसके बादशाह के जो दिली एहसासात थे, जज्बात थे, उनकी मुजस्मा साज ने बड़ी अच्छी तर्जमानी दी है। वो दिल जिसने इन सब को भरा और वो हाथ जिसने इनकी नकल बनाई। और पायदान पर फिर ये अल्फाज लिखे होते हैं, मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ किंग्स हूँ, शहंशाहों का शहंशाह हूँ। और दुनिया के बादशाहों से मुखातब होकर कहता है कि मेरे कारनामों की तरफ देखो तो मायूस हो जाओगे, तुम्हें मायूसी होगी, मैं इस कदर बड़े बड़े काम मैंने किए हुए। तो इस तबाहशुदा मुजस्मे के गिर्द इसके साथ कुछ भी नहीं बचा जी, लकोदक वसी वारी सरा और बड़े कद के टूटे हुए उसके टुकड़े पड़े हुए। ठीक है,
और ये कि दूर तक फैली हुई तन्हा और हम मार रहे थे। बेसिकली वो ये कंसेप्ट देता है कि डेथ इज अ ग्रेट लेवलर। मौत एक बहुत बड़ा लेवलर है। जब मौत आती है तो चाहे वो बादशाह हो या गधा हो या बड़े हो या छोटे हो, जो भी हो, वो सबको लेवल करके रख देती है। सारों ने एक ही जगह पे जाना है, ठीक है। सबके साथ मौत जो है वो एक जैसा सलूक करती है। और ये हालात, हाँ उसने ये कहा है कि हाँ जी अगर आप बुराई करते हैं तो ये बुराई, जैसा कि मुजस्मा जो था उस पर वो जो मुजस्मा साज था, उसने उसके बल और उसका तकब्बर, उसका गुरूर, उसके जो शिकने पड़ी माथे पर, और इसी तरह उसके होंठ जो है सुकड़े हुए सख्त किस्म के, और गुरूर तकब्बर उसके चेहरे से अयां हो रहा था, वो सारे का सारा मुजस्मा साज ने एज इट इज बना दिया। और ये एक बुरी चीज है, और ये बुरी चीज वो अरसा दराज गुजरने के बाद भी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बुराई से बचना चाहिए, ठीक है। बंदा तो मर जाता है लेकिन उसकी बुराई नहीं मरती, वो जिंदा रहती है, ठीक है। हमारी जितने भी डीड्स हैं, जितने भी अमाल हैं और हमारी सोचें, वो हमारे चेहरों पर वाज़ेह होती हैं, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े बादशाह हैं, ठीक है, उनसे वो मुखातिब करके कहता, क्योंकि वो दुनिया के लिए मैटर करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि बादशाहों ने भी सदा नहीं रहना, लेकिन ताकत लोगों को अंधा कर देती है, ठीक है। और ये एक तल्ख हकीकत है, ठीक है। तो फिर वो इसी तरह बस वक्त गुजरने के साथ साथ डेजर्ट में ऐसे ही बस बेकार बेफजूल किस्म के लोग बन जाते हैं, मिट्टी के टुकड़े बन जाते हैं, मिट्टी में मिल के मिट्टी हो जाते हैं। हर चीज फानी है, ठीक है, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और कितनी प्रोटेक्टिव क्यों ना हो, आखिर उसने खत्म हो जाना। तो जब लोग खत्म होते हैं तो सारी कंफर्ट्स खत्म होती हैं, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर इंसान का रहता है, ठीक है। अच्छा, इसकी राइम स्कीम बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर में। टोन जो इसकी आयरनिक है, ठीक है, इसमें आयरनी पाई जाती है, तंज पाई जाती है। तंज क्या पाई जाती है जी इसमें, कि वो उसके कदमों में ये अल्फाज लिखे हुए, माई नेम इज ओज़िमंडियस किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। तो इसके बिल्कुल उलट जो है वो आप देखते हैं कि उसका सर जो है वो नीचे रेत में पड़ा हुआ है और टांगे सिर्फ खड़ी हैं और धड़ पता नहीं कहाँ पे। तो नीचे जो है ये बिल्कुल, वो तंज का मतलब होता है बात बिल्कुल उलट होना, हकीकत से उलट होना। तो नीचे क्या लिखा, माय नेम इज ओज़िमंडियस किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम ओज़िमंडियस है, शहंशाहों का शहंशाह। देखें तो क्या है जी, सर इधर टूटा हुआ पड़ा है, टांगे उधर खड़ी हैं, धड़ पता नहीं कहाँ पे है। तो ये सारा तंज इसमें पाया जाता है, ठीक है। स्टाइल इसका डिस्क्रिप्टिव है, सानेट है 14 लाइन्स का, ठीक है। तो अब इसकी तरफ देखते हैं कि इसमें जो आप ये कह दें कि कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हुई हैं, एलिट्रेशन वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम देखते हैं लोन इन लेवल सेंड्स स्ट्रेच फार अवे, लोन का एल और लेवल का एल ये आपस में सेम साउंडिंग है, ठीक है। तो एलिटेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर जो है वो आपस में सेम साउंडिंग हो। सैंड्स का और एस और स्ट्रेच का एस इसी तरह। और देखें बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंड का बी और बेयर का बी, ये भी एलिटेशन की एक आप ये कह दें कि एक टाइप है। रिमेन्स राउंड, रिमेन्स का आर और राउंड का आर, ये आपस में मिलते जुलते हैं, ये भी एलिटेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एक तो एलिटेशन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब इसकी राइम स्कीम अगर हम देखें तो ए बी, लैंड स्टोन सैंड, लैंड और सैंड आपस में मिलते हैं, ए बी, फिर स्टोन और फ्रोन ये आपस में मिलते हैं, ए बी आ जाता है
और उसके बाद हम देखें CDED कमांड, रेड आ जाता है, C के बाद फिर D आ जाता है रेड, ठीक है, न्यू साउंड आती है। फिर थिंग्स E, ऊपर वाली दोनों लाइनों में से किसी के साथ भी थिंग्स का वो राइम नहीं मिलता। फिर फेड, रेड और फेड आपस में मिलते हैं, CDE और फिर D, रेड और फेड मिलते हैं तो फिर D, CDED, ठीक है। ऊपर भी देखें CDED लिखा हुआ है, AB CDED लिखा हुआ है। ये राइम स्कीम इस तरह चल रही है। नेक्स्ट टाइम की हम राइम स्कीम देखें तो ये कैसी है जी, अपीयर किंग्स डिस्पेयर, अपीयर किंग डिस्पेयर, अपीयर और डिस्पेयर आपस में मिलते हैं, ABA आ रही है, ठीक है। फिर C डिके है, फिर आगे B बेयर आ जाता है और C अवे, डिके और अवे आपस में मिलते हैं, CDC, तो फिर CDC, ABA CDC बन रही है, ठीक है। तो ये इसकी राइम स्कीम है, इस तरह ये आपस में मिलती हैं। एलिटेशन का मैंने बता दिया, और जो इसके अंदर कोई अगर डिवाइसेस यूज हुई है तो वो क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएंगी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पर, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर मैंने इधर फाइल में लिखे हुए, लेट मी ओपन द फाइल, ठीक है। होल्ड ऑन, इसको एंड में करते हैं, जहाँ पर होंगे उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इस तरह का मामला है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर जो है, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, इनको डिस्कस करना है अभी। तो ये देखते हैं ये क्या है। पहले तो पैराफ्रेज आएगा ना जी, ओzymandias से 1 to 8 लाइन्स में जो पैराफ्रेज इसका बनता है, कि कहता है कि मैं एक ट्रैवल को एक मुसाफिर से मिला जो कदीम सरजमीन से आया। पहला जो स्टैंजा है उसका जो हम देखते हैं फर्स्ट 1 to 8 लाइन्स का। और उसने एक टूटा फूटा मुजस्समा देखा था डेजर्ट में, आधा जो है वो रेत में धंसा हुआ, सिर्फ उसकी टांगे हैं और उसका चेहरा बलदार चेहरा है, और होंठ जो है वो उनमें जुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो वाज़ेह हैं। जो इसका मुजस्समा साज था, बनाने वाला था, बड़ी उसने महारत के साथ जो है वो पत्थर में उसकी पर्सनैलिटी को, उस बंदे की पर्सनैलिटी को जो है वो आप ये कहते हैं उसकी कार्विंग की है, नक्शोनिगारी की उसकी, जिसका स्टैच्यू यहाँ पे मौजूद था। जो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो ये बताते हैं कि ये एक बड़े ही घमंडी किस्म के बंदे का स्टैच्यू था, जिसने अपने लोगों पर बड़ी सख्ती के साथ हुक्मरानी की। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पे, जो नेक्स्ट लाइन्स हैं 9 to 14। 9 to 14 लाइन में देखते हैं जो ट्रैवलर है वो ये कहता है कि कुछ टेक्स्ट स्टैच्यू के बिल्कुल बेस पर लिखे गए, कदमों पर, पायदान पे लिखे गए। जो टेक्स्ट है वो उसमें लिखा हुआ, जो शायद बादशाह का नाम ओzymandias लिखा हुआ है। इंतहाई ताकतवर किस्म का बादशाह था, और उसने बादशाहों को हुक्म दिया था कि वो दिया है कि वो देखें आके उसका स्टैच्यू, और अपने आप को ज़रा हकीर महसूस करेंगे। लेकिन जो ट्रेजेडी है, जो आप ये कह दें कि मुसीबत है, सबसे बड़ी परेशानी है, ठीक है, जो सानिया है वो ये है कि अब कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय उन बेजान किस्म के स्टैच्यू के, बादशाह के बेजान किस्म के स्टैच्यू के, मुजस्मे के। एक इतना बड़ा स्टैच्यू जो बजाते खुद बता रहा है अपनी ग्लोरी शान के बारे में, अपनी शान के बारे में, लेकिन अब ये इतना बड़ा और इतना शानदार किस्म का जो मुजस्मा है वो कुदरत की आप ये कह दें कि सितमदरीफी का शिकार हो गया है। जो उसके टूटे हुए टुकड़े हैं स्टैच्यूज के, जो मुजस्मे के, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं रेत में। और जो रेत है वो भी दूर दूर तक फैली हुई है,
और बादशाह ओzymandias का जो स्टैच्यू है, जो मुजस्समा है, वो बड़ा आप ये कह दें कि मोटा होता जा रहा है, उस पर बड़ी मोटी सी तय रेत की चढ़ती चली जा रही। ठीक है, इसका पैराफ्रेज है। आप क्वेश्चन और आंसर इसके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ओzymandias? ओzymandias पोएम का थीम क्या है जी? जो मेजर थीम है इसका ओzymandias का के पीछे जो आता है, जो सेंट्रल आइडिया आता है, वो ये है कि पावर, जो ताकत है, वो आर्जी है। चाहे कितना ही आप ये कह दें कि मुतकब्बर बंदा हो या जालिम बंदा हो, बादशाह हो, ताकत एक आर्जी चीज़ है। जो पर्सी बिश शैले की पोएम का ओzymandias का थीम है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा सा थीम है और इंतहाई ट्रेडिशनल किस्म के, मतलब आप ये कहते हैं रवायती किस्म का थीम है। बुनियादी तौर पर जो शायर है वो ताकतवर लोगों के बारे में हमें याद दिलाता है कि उनकी जो ताकत है सिर्फ आर्जी है। बहरहाल कितना ही ताकतवर लोग बनने की कोशिश क्यों ना करें या ख्वाहिश क्यों ना करें और ये सोचें कि उनकी जो पावर है उन्हें वो बिल्कुल आप ये कहते हैं पानी है, फिर बस महज अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इस किस्म का जो टूटा फूटा मुजस्समा है उसको बयान करते हुए जो शायर है वो इस स्टैच्यू को बतौर एक आप ये कह दें कि अमूमी हकीकत के तौर पे लेता है। आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द एनाटॉमिकल कंडीशंस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द किंग ओzymandias एज पोर्ट्रेट बाय शैले। ये जो इसकी एनाटॉमी है, उसकी जिस्मानी खदोखाल है, उसके बारे में जो स्टैच्यू की जो एनाटॉमी है, जिस्मानी खदोखाल ओzymandias के, उसकी जो है वो अपने अल्फाज में बताएं, जैसा कि शायर ने उनको पोर्ट्रे किया, उसने उसकी तस्वीर बनाई, तस्वीर कशी की। शायर बताता है जो स्टैच्यू की बॉडी स्ट्रक्चर है के बारे में बताता है। स्टैच्यू जो है, मुजस्समा जो है, ये इस तरह बयान किया गया उसके बारे में कि दो बड़ी बड़ी टांगे बगैर धड़ के खड़ी, टोर्सो के बगैर, टोर्सो धड़ को कहते हैं, और इसका बहुत बड़ी बड़ी टांगे पत्थर की, और इनका धड़ नहीं है, ट्रंक नहीं। जो उसका चेहरा है बड़ी बुरी उसकी सूरत हाल है, जो लिप्स हैं वो उन पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और टूटे फूटे हैं, और उसका जो चेहरा है वो भी टूटा फूटा हुआ है और रेत में धंसा हुआ है, और वो बिल्कुल सीधे डेजर्ट में खड़ी हैं टांगे, और फिर चेहरा जो है वो स्टैच्यू का वो आधा रेत में धंसा हुआ है। फेस के ऊपर जो है वो बल आप ये कह दें कि तेवरी चढ़ी हुई है, और आप ये कह दें कि उसके वाले रिंगल्ड लिप्स हैं, झुर्रियों वाले उसके लिप्स हैं, उसके होंठ हैं, और बड़ी हकारत से वो देख रहा है, और बहुत आप ये कह दें कि बिल्कुल आप ये ओमिनस लुकिंग उसकी जो रिमेन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और वो पेडेस्टल पे खड़ा है, स्टैंड पे खड़ा है, जिसमें ये उस स्टैंड पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं, मेरा नाम ओzymandias है, शहनशाहों का शहनशाह, ये अल्फाज लिखे हुए हैं, दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम ओzymandias? ओzymandias पोएम की जो टोन है वो क्या है जी? जो न्यूट्रल है जी टोन जो पोएम की है, और डिस्क्रिप्टिव है, बयानिया है, ना तो नारेटर, ना है तो रावी, ना ही जो मुसाफिर है उसकी कोई ख़ास किस्म की इमोशनल कनेक्शन है ओzymandias के साथ, जो चंद हज़ार साल पहले इस पोएम की जो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उससे चंद हज़ार साल पहले मरा हुआ है। जो स्टैच्यू की आप ये कह दें कि बूस्टिंग है, और इसकी जो फिजिकल डिके है, जिस्मानी तबाही है, उसके दरमियान जो बूस्टिंग कर रहा है वो बहुत ज़्यादा शेखी बगार रहा है। शेखी के दरमियान और उसकी जिस्मानी तबाही और बर्बादी के
दरमियान जो है बहुत बड़ा तजाद है। इतने दूर दराज के सहरा में एक सिचुएशनल आयरनी की एग्जांपल है। एक मौके पर मौजूद जो है, आप ये कह दें कि एक तंज हो रहा है, सहरा में भी उस पर तंज हो रहा है। जो ट्रैवलर है वो यूं लगता है कि मैं इस स्टैच्यू की जो शान शौकत है उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ है, और जो आर्टिस्ट है उसकी स्किल से, उसकी महारत से बड़ा इम्प्रेस हुआ। लेकिन इस बात से भी वो बाखबर है कि इस किस्म की जो बोस्टिंग होती है, इस किस्म की जो शेखियाँ होती हैं, वो फजूल साबित होती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो फानी है। इंसान की फानी होने की वजह से ये फजूल साबित होती है। पूरी पोएम के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरी पोएम के अंदर ओज़िमेंडिस जो है वो ओज़िमेंडिस में शैले एलिटेशन का इस्तेमाल करता है। तो कुछ एग्जांपल्स बताएंगे एलिटेशन की, और ये बताएं कि क्या पर्पस जो है वो सर्व करती हैं, क्या उनका मकसद है एलिटेशन का। तो बेसिकली एलिटेशन का मैंने पहले भी बता दिया, रिमेन्स राउंड, ये मैंने समझाते हुए आपको बताया था। सैंड, स्ट्रेच, सैंड और स्ट्रेच ये भी एलिटेशन है जी, ठीक है, इसका हम देख सकते हैं, ठीक है। रिमेन का आर और राउंड का आर, बी, बाउंडलेस का बी और बेयर का बी, ये मतलब ये आपसे सेम साउंडिंग लेटर्स हैं, साउंड्स हैं। सैंड और स्ट्रेच, इन दोनों का एस आपस में सेम साउंडिंग है। जो लेटर सेम साउंडिंग हो बिगिनिंग वाले, तो इसका मतलब ये कि एलिटेशन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये म्यूजिकलिटी को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली लाइन में रिमेन्स राउंड है जी, ये जितनी भी लाइन है उनकी म्यूजिकलिटी को जो है वो इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, म्यूजिकलिटी उनमें क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गर्चे के जो फर्स्ट पार्ट इसका है ये एक पीरियड में ख़त्म होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लाइन जो बाउंडलेस और बेयर है, एलिटेटिव है, ये भी एलिटेशन है। यहाँ पे ये आप ये कह देंगे विद द इफेक्ट ऑफ एम्फसाइजिंग द वास्टनेस एंड डेसोलेशन ऑफ द डेजर्ट, तो ये भी एलिटेट कर रही। और इफेक्ट ये है कि जो सहरा है उसकी वसी वसत के बारे में बताती हैं, और इसकी जो आप ये बियाबो गया किस्म का, तन्हा किस्म का सहरा उसके बारे में बताती हैं, जो स्टैच्यू ओज़िमेंडिस के स्टैच्यू के गिरदा गिर्द फैला हुआ है। इन थर्ड लाइन के अंदर आखिरकार लोन और लेवल जो है वो भी आपस में एलिटेट करते हैं। ये देख लें जी, ये भी एलिटेशन है। और ये मैं कोई और कलर कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये नहीं दूसरा कलर करता हूँ, ठीक है। लॉन और लेवल ये भी आपस में एलिटेट कर रहे हैं। सैंड, स्ट्रेच आपस में एलिटेट कर रहे हैं। तो ये एलिटेशन का जो इस्तेमाल है इसने पोएम को बड़ा खूबसूरत बना दिया, इसकी म्यूजिकलिटी को एनहांस कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, डिस्क्राइब द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम बता दें जी, वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है। पोएम के अंदर ओज़िमेंडिस में शैले जो है वो ओज़िमेंडिस बाय शैले बड़ी ब्यूटीफुल किस्म का, खूबसूरत किस्म का सानेट है। 14 लाइन्स की पोएम होती है और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ये एक टाइप है पेंटामीटर की जिसमें ये लिखी जाती है। राइम स्कीम फर्स्ट 4 लाइन की ए बी है, जबकि द राइम स्कीम ऑफ द लाइन्स 5 to 8 है वो ACDC है, जबकि फॉर लाइन्स 9 to 12 जो राइम स्कीम है ये DEF है जी। फाइनली इट एंड्स विद EF, ठीक है जी। द एंटायर राइम स्कीम इज एज फॉलोज AB ACDC और EF जी, ये राइम स्कीम बनती है। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। कहता है कि डिस्क्राइब द इमेजरी ऑफ द पोएम ओज़िमेंडिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ पिक्चर डज इट evoke, हाउ मच द इमेजरी कंट्रीब्यूट्स टू द टोन ऑफ द पोएम। कहता है कि जो इमेजरी है पोएम की, क्या इमेजेस यूज किए गए, तो किस किस्म की पिक्चर ये हमारे सामने बयान करती है, तस्वीर कशी करती है।
और कितना कुछ ये जो इमेजरी है, ये पोएम की टोन में जो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डालती है। ओzymandias में इमेजरी बड़ी वाज़ेह है, लेकिन अपनी अहमियत के एतबार से बड़ी महदूद है। जो शायर है एक स्कल्पचर का इमेज जो है वो पेंट करता है बिल्कुल डेजर्ट के बिल्कुल मिडिल में, ताकि जो रीडर है वो समझ सके सीन को, मंजर को समझ सके। बंदा देख सकता है कि बड़ी बड़ी टांगें स्टैचू की वो खड़ी हैं बाहर, ठीक है, और करीबी जो है वो उसका चेहरा जो है स्टैचू का टूटा फूटा चेहरा, रेत में धंसा हुआ चेहरा जो है वो नज़र आ रहा है। इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो तासर है वो उसको छोड़ दिया गया। आप ये कह दें कि एक ऐसे वक्त तक रह गया तासर जो हमें याद नहीं कब से है। उसमें तेवरी है जी उसके चेहरे पर, उसके जो होंठ हैं वो रिंकल्ड हैं, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और इसी तरह उस हकारत है उसके चेहरे पर, और उसका, और ये इसकी जो हुकूमत की या इसकी हुक्मरानी की तर्जमानी करते हैं जी, नुमाइंदगी करती हैं ये सारी चीज़ें। ये बात बड़ी वाज़ेह सी है कि जो ट्रैवलर है, ट्रैवलर के लिए बड़ी बात है, मुसाफिर के लिए बड़ी वाज़ेह बात है कि जो स्कल्प्टर है, जो इसका मुजस्मा साज़ बनाने वाला है, वो इस काबिल था कि वो इसका जो एरोगेंस है, उसका जो तकब्बर है और इसका जो जज्बा है इस अजीम शहनशाह का, उसको ये पेंट करने में कामयाब रहा है, उसको समझने में कामयाब रहा। और जो इसकी ये जो तबाही और बर्बादी, ये अभी भी इन खंडात में भी उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए। द इंस्क्राइब्ड लाइन्स ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैच्यू हैव ironic overtone. Explain the implied meaning of these words. तो जो लाइन्स जो कंधा की गई उसके बिल्कुल पाँव पर, स्टैच्यू के पाँव पर, उनकी एक आप ये कहते हैं कि बड़ी तंजिया किस्म की ओवरटोन है, बड़ी तंजिया किस्म की उसमें मैसेज है, तंजिया मैसेज है, पैगाम है। तो जो मीनिंग्स इससे अखज़ किए गए इन अल्फाज से, उनकी वजाहत करें। जो उसके पाँव पर जो आप ये कह दें कि हमें आयरनी नज़र आती, तंज नज़र आती है ओzymandias के जो मुजस्मा है उसके पाँव के नीचे, पाँव पे, वो ये कि जो इंस्क्रिप्शन है वो ये इम्प्रेशन देता है कि ओzymandias जो है वो अपने आप को शहनशाहों का शहनशाह कहा करता था, और ये भी जाहिर करता है कि ओzymandias बहुत आप ये कह दें कि बड़ा शान शौकत वाला शहनशाह था, जो बड़े बड़े बादशाहों का बादशाह था। तो जो कंधा किस्म के अल्फाज हैं जो ये उसका तकब्बर जाहिर करते हैं, उसका फख्र जाहिर करते हैं, उसका तकब्बर गरूर जाहिर करते हैं बादशाह का, और उसके पाँव पर, स्टैच्यू के पाँव पर जो पायदान पर जो कंधा किए हुए अल्फाज हैं, उनकी बड़ी एक तंजिया किस्म की टोन है उनमें पाई जाती है। और जो प्लेस है जहां पर स्टैच्यू पड़ा है, उस जगह की नाम ही कोई नहीं है, क्योंकि उस इतने अजीम शहर का कुछ भी नहीं बाकी रहता। और ये भी बड़ी तंजिया किस्म की बात है, क्योंकि ओzymandias के जो काम है वो इस इंस्क्रिप्शन में उनकी वजाहत की गई है। कभी ये होते होंगे कारनामे जो उसने किए हैं जी, ठीक है, लेकिन अब तो बिल्कुल वो खत्म हो गया। और अब वो क्या है, एक वो बिल्कुल वसी और सहरा बन गया, उसका हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है, ठीक है। तो तंज यही है कि बिल्कुल सारा कुछ अपोजिट है। वो बड़ा अपने आप को बड़ा जाहिर करे, लेकिन है क्या हकीकत में बस वो टूटा फूटा टुकड़े ही पड़े हुए, ठीक है, दैट्स इट। नहीं अभी तो इसको फाइनल नहीं करना, आगे नेक्स्ट चलना है। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं जी, देखते हैं ये क्या है, इसको स्टडी करते हैं। होल्ड ऑन। ये
इसको जरा देखते हैं। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंग्लिश में एक खास ग्रुप है प्रोनाउंस का जो एनी, सम, एवरी से बनता है या नो से बनता है, और इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसी खास शख्स, जगह या चीज का हवाला नहीं देते। हाल जो है से मुराद जो एवरी वन, एवरी पर्सन, एवरीबॉडी। पर्सन के लिए तो एवरीवेयर हो जाएगा, फिर एवरीथिंग हो जाएगा, फिर पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा जी, समवन, समबडी, समवेयर, समथिंग, ठीक है। प्लेस के लिए समवेयर और थिंग के लिए समथिंग हो जाएगा, और समवन या समबडी बन जाएगा पर्सन के लिए। पार्ट नेगेटिव में क्या हो जाएगा, एनीवन, ठीक है, एनीबॉडी पर्सन के लिए, और फिर प्लेस के लिए एनीवेयर यूज करते हैं, और फिर एनीथिंग थिंग के लिए यूज करते हैं। नन जो बिल्कुल कुछ ना हो, तो उसके लिए हम नो वन कह सकते हैं, नोबडी कह सकते हैं, नोवेयर कह सकते हैं, और नथिंग कह सकते हैं, ठीक है, प्लेस के हवाले से। आप देखते हैं जी, नंबर 1 में आएगा, इट इज द बिगेस्ट शॉप इन द सिटी, दे सेल एवरीथिंग, ठीक है जी। जाहिर है जी, जो चीज सेल की जाती थिंग ही होती है। नंबर 2 पे, एवरीबॉडी इज हंग्री बिकॉज इट्स डिनर टाइम। नंबर 3 पे, डू यू हैव एवरीथिंग यू नीड फॉर योर हॉलीडे। नंबर 4 पे, द पार्टी वॉज ग्रेट, एवरीबॉडी एंजॉयड इट। तो इसमें एवरीबॉडी नंबर 4 पे, एवरीथिंग 5 पे एवरीथिंग आ जाएगा, नंबर 6 पे एवरीवेयर आ जाएगा, नंबर 7 पे एवरीथिंग आ जाएगा, ठीक है। नंबर 8 पे आ जाएगा एवरीवेयर, और नंबर 9 पे स्टार्टिंग द वर्क इज इंटरेस्टिंग एंड एवरीबॉडी इज फ्रेंडली। फ्रेंडली है तो फिर बॉडी आ जाएगा पीछे, ठीक है। नंबर 10 में, आई हैवंट गॉट अ कार, आई ट्रेवल एवरीवेयर। ट्रेवल जब भी किया जाता तो जगह पे किया जाता, तो इस वजह से एवरीवेयर किया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इससे पहले कि ये चीज़ें मैं पढ़ाऊँ आपको, ये इनको डिस्कस करें, हम एक कुछ ये चीज़ें देख लेते हैं। ये क्या है जी, कहता है जी, तो गोइंग टू स्ट्रक्चर बीच में यूज हुई है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, उसको स्टडी देख लेते हैं जी। कहता है गोइंग टू इज यूज्ड विद प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जी गोइंग टू। कहता है प्रेडिक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट वी मेक अबाउट फ्यूचर। प्रेडिक्शन क्या है, पेशन गोई, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी जो हम मुस्तकबिल के लिए करते हैं। विल उस वक्त यूज होता है जब हम कोई फैसला कर रहे हो, तो गोइंग उस वक्त यूज होता है कि जब डिसीजन हम कर चुके हों जी, ठीक है। जब फैसला कर रहे हो तो विल यूज होता है, जब डिसीजन कर चुके हों तो फिर हम गोइंग यूज करते हैं। और कभी कभार हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्लान इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं नियर फ्यूचर में, ठीक है। जब हम बात करना चाहते हैं फ्यूचर फैक्ट्स के बारे में या चीज़ों के बारे में, तो जिनके बारे में हम ये समझते हैं जो फ्यूचर के बारे में सही है, तो फिर हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबली का कब इस्तेमाल जाता है, कहता है कि वो यूज प्रोबेबली टू से दैट अ स्टेटमेंट इज वेरी लाइकली टू बी ट्रू। प्रोबेबली उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एहतमाल है चीज़ के, स्टेटमेंट के, बयान के सही होने का। और वो फ्रेज जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, उसके साथ भी हम प्रोबेबली इस्तेमाल, बट लेकिन प्रोबेबली ऑक्सिलरी के बाद, वर्ब के बाद। मिसाल के तौर पर से ही विल प्रोबेबली कम सोन, ठीक है जी। और इसके बाद आगे से इज प्रोबेबली लेफ्ट बाय नाउ, ठीक है जी। आप देख लें, चौस्टर वाज प्रोबेबली बॉर्न हियर। तो ये सारी इसकी एग्जांपल है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो फ्रेज में, और मेन वर्ब होता है, लेकिन प्रोबेबली ऑक्सिलरी के बाद होता है जी। प्रोबेबली जो है किसके बाद आ रहा है जी, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब विल के बाद आ रहा है जी, ठीक है।
यहाँ भी हिज प्रॉबेबली हिज इज जो एक्सिलरी वर्ब है उसके बाद प्रॉबेबली आ रहा है, ठीक है। वाज एक्सिलरी वर्ब है उसके बाद प्रॉबेबली आ रहा है, यही वो कहना चाहता है। अगर आप यूज कर रहे हैं एक से ज्यादा एक्सिलरी वर्ब तो फिर प्रॉबेबली को पहले एक्सिलरी वर्ब के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर आई विल प्रॉबेबली बी लुकिंग फॉर अ जॉब। अब ये एक्सिलरी वर्ब है विल और फिर प्रॉबेबली फिर दूसरा एक्सिलरी वर्ब भी आ गया जी, ठीक है। और पहले एक्सिलरी वर्ब के बाद हम प्रॉबेबली लगाएंगे, ये असूल बताया। दे हैव जो है ये आप ये कहते हैं एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद पहला एक्सिलरी वर्ब हैव है तो उसके बाद प्रॉबेबली का लगा दिया गया, दूसरा एक्सिलरी वर्ब बिन है जी, ठीक है। जब कोई एक्सिलरी वर्ब ना हो तो प्रॉबेबली को वर्ब के सामने लिखें जी, ठीक है, वर्ब से पहले लिखें जी, जब तक के वर्ब भी ना हो जी, ठीक है। He probably misses the children, ये वर्ब मिसेस है तो इससे पहले probably लगा हुआ है। She probably feels sorry for you, और feels जो है मेन वर्ब है और उससे पहले जो है वो probably लग गया जी, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि गोइंग टू कहाँ पे लगता है जी और विल कहाँ पे लगता है। आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन ब्रैकेट्स इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अयान विल बी कमिंग, विल बी और शैल बी इस्तेमाल होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए, तो अयान विल बी कमिंग टू द पार्टी ऑन सैटरडे। नंबर वी विल बी मीटिंग हिम टुमारो, ठीक है, एक डिसीजन बनाया गया जी, उसके लिए मीटिंग विल बी लगेगा। दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही विल बी फ्लाइंग टू सऊदी अरेबिया, ठीक है। नंबर 4 पे एट 8 o'clock 6 o'clock on Friday they will be singing the new song। हम यहाँ पे नंबर 5 पे देख लें, it will probably be raining when I reach Murray। नंबर 6 पे आ जाएगा, tomorrow at 9 I will be writing a test। नंबर 7 पे सानिया will be watching a video when I arrive tonight। नंबर 8 पे you will be eating pizza soon। नंबर 9 पे she will be sleeping when you telephone her। नंबर 10 पे they will be arriving in Medina just about now, ठीक है। आप जी बी पार्ट में देखते हैं कहता है put the verbs in parentheses into correct form of the future progressive। at midnight will be sleeping, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे will be sitting आएगा, will be watching आएगा, will be cramming up आएगा, will be dancing आएगा, ठीक है, will not be playing आएगा, will not be working आ जाएगा, you will be eating at 6 आ जाएगा, she will be driving to London आ जाएगा, they will be fighting again आ जाएगा जी, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पार्ट में। कहता है fill in the blanks using the verbs in parentheses in future tense। फ्यूचर टेंस में जितने भी पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में दिए गए वर्ब्स हैं उनको फ्यूचर टेंस में यूज करें। ज़ैनब विल कम टू द पार्टी, सिंपल फ्यूचर। विल मीट हिम टुमारो। दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही विल फ्लाई टू दुबई। एट 6 o'clock नंबर 4 पे ऑन सैटरडे दे विल सिंग द न्यू सॉन्ग। नंबर 5 पे इट विल प्रोबेबली रेन व्हेन आई रीच नारान। नंबर 6 पे टुमारो एट 9 आई विल राइट अ टेस्ट, ठीक है जी। नंबर 7 पे सानिया विल वॉच अ वीडियो व्हेन आई अराइव टुनाइट। नंबर 8 पे यू विल ईट पिज़्ज़ा सून। नंबर 9 पे शी विल स्लीप व्हेन यू टेलीफोन हर। नंबर 10 पे दे विल अराइव इन मक्का जस्ट अबाउट नाउ, ठीक है जी। आप आगे देखते हैं जी। द फ्रिज, दानियाल, हेलो। द फ्रिज इज एम्प्टी, विल यू गो एंड गेट सम फूड प्लीज, ठीक है। तो ये विल यू गो एंड गेट सम फूड प्लीज। अच्छा, नंबर 2 पे देखते हैं जी।
We have decided that we are going to have dinner at restaurant tomorrow. तो गोइंग टू का इसमें हमने देखा था प्रेडिक्शंस के लिए, तो प्रेडिक्ट किया जा रहा है इसमें, ठीक है जी, यूज होता है जब डिसीजन किया जा रहा हो उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और जब डिसीजन हो चुका हो तो फिर उसके लिए गोइंग टू इस्तेमाल होता है, ठीक है, या प्रेडिक्शन के लिए या फैसला हो चुका तो उसके लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्लान इवेंट्स के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है। तो इसमें ये सब में देख लें, द वेदर रिपोर्ट सेड दैट इट इज गोइंग टू बी सनी टुमारो, ठीक है। Robina said that she is not cooking for him anymore. Tom, will you hike with us next Saturday? एक मिनट, just a minute, hold on. अच्छा जी, we have to hurry. The train leaves in 5 minutes. They are hungry. I will get some milk and cornflakes for breakfast. इसके बाद नंबर 8 पे आ जाएगा, आगे नेक्स्ट पे आ जाएगा, will probably donate some money, ठीक है जी, hold on, will probably donate some money to his charity organization. I studied a lot for the exam. I am not going to fail. तो ये I am not going to fail आ जाएगा fill in the blanks में. They announced that the shopping mall opens at June 1st. ठीक है जी। अब ये planned decisions के लिए होता है जी फ्यूचर में। It's beautiful day, present continuous है, नहीं present tense है, और इसको हम क्या देते हैं कि ये हाँ फ्यूचर के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इट्स ब्यूटीफुल डे टुडे, आई थिंक आई विल गो टू द बीच टुडे, ठीक है। तो ये एक डिसीजन बनाया जा रहा है, डिसीजन में विल यूज होगा। ही इज गोइंग टू टीच अस इन इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये डिसीजन जो किया जा चुका है जी, वो पढ़ाएगा जी, ठीक है। और अब इसके बाद आगे देखते हैं, आई फील वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप। नंबर आगे नेक्स्ट मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, 12 है, 13 और 14 और 15 है। विल हैव लगेगा और फिर इसमें एंड नेक्स्ट द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड नेक्स्ट शिप्स एंड नेक्स्ट संडे। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे जी, इसको देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है, क्या वो कहता है जी, पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म, विल, गोइंग टू, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। आई लिव नारायण, आई विल प्रोबेबली गो देयर नेक्स्ट ईयर। तो नंबर 2 पे देखें, आवर ट्रेन लीव्स एट 4:47। नंबर 3 पे देखें, व्हाट वेयर यू आर wearing at a party tonight. Number 4 पे, I haven't made up my mind yet, but I think I'll find something nice in my mom's wardrobe. Number 5 पे, this is my last day there. I'm going back to Bannu Buner tomorrow. Number 6 पे, hurry up, the conference begins in 20 minutes. Number 7 पे, look at these big black clouds, it is going to rain. Number 8 पे, here is the weather forecast, tomorrow will be dry and sunny. Number 9 पे, what does a boy say when he sees a banana skin lying just a few meters in front of him? Oh dear, slip, I'm going to slip, ठीक है जी। अब ये देख लें, सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, उसके मुताबिक एक्सरसाइज भी हो गई जी, ठीक है। इसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर